हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो कल हम लोगों ने गुलाम वंश को स्टार्ट किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अच्छे से देखा था और उसके उत्तराधिकारी आराम शाह के बारे में देखा था थोड़ा बहुत, क्योंकि उसका शासनकाल मात्र 8 मंथ का था और कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि वो ऐबक का पुत्र ही नहीं था। आज देखेंगे उसी के आगे गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के बारे में, जिनका नाम सुल्तान इल्तुतमिश है। तो इनके बारे में देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा देखेंगे डिटेल में। प्री के हिसाब से थोड़ा सा देखकर इसके बाद डिटेल वीडियो हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संस्थापक दिल्ली का, ने दिल्ली को राजधानी बनाया, उनके बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश के बारे में इसका शासनकाल कब स्टार्ट होता है तो 1211 से 1236 तक। तो 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल चलता है। इसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान का 4 वर्षों तक शासनकाल होता है। तो 1211 में ही आपके 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है। फिर उसका उत्तराधिकारी बनता है कौन अब, तो सुल्तान कुतुब इल्तुतमिश। तो दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है इल्तुतमिश। पिता का नाम इसके क्या था तो इलाम खां। इलाम खां इसके पिता का नाम था और उस समय बदायूं का सूबेदार हुआ करता था इल्तुतमिश। गुलामों के गुलाम के नाम से प्रसिद्ध है इल्तुतमिश, क्योंकि गोरी का गुलाम था कौन, गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम था आपका इल्तुतमिश। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गुलाम की दास्ता से मुक्त ऐबक से पहले हो गया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। ये भी एक पॉइंट है। तो जब देखेंगे कि आखिर में क्यों इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बारे में देखेंगे। ऐबक का दामाद था, तो ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, ये पॉइंट है। साथ में खलीफा से सुल्तान पद की प्राप्ति की थी। तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी प्राप्त करने वाला पहला शासक है इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के तुर्की राज्य को संगठित किया इसने। तो भारत के तुर्की राज्य को भी संगठित किया था इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमण चंगेज खां, तो मंगोल आक्रमण चंगेज खां ने किस पर आक्रमण किया था तो आपके मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी को खदेड़ते हुए सिंधु तक आया था। उसकी क्या किया, उसके युद्ध से बचाव किया, दिल्ली को सुरक्षित रखा। तो ये भी एक पॉइंट है। साथ में सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान के पद को वंशानुगत नहीं बनाया था, तो सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ये भी एक पॉइंट है इसके वास्तविक संस्थापक का। नेक्स्ट है, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, इसलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने नाम के सिक्के चलाए। तो अपने नाम किसने सिक्के चलाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब शासन प्रशासन के बारे में देखेंगे, एकता प्रणाली के बारे में देखेंगे, तो पूरा का पूरा देखेंगे। स्थापत्य कला के बारे में, कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण कराने का जो श्रेय जाता है वो आपके इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट प्री के लिए क्या है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। तो 40 अमीर तुर्क सरदारों का एक संगठन हुआ करता था जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी, जिसका दमन कर दिया था बलबन ने, तो उसका गठन किया। उसके बारे में देखेंगे। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था इसी के समय में, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। उस समय गजनी का शासक कौन हुआ करता था तो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 और 16 के बीच में, जिसमें यल्दौज को कैद कर दिया गया था और इसको बदायूं में लाकर क्या किया गया था, इसका वध कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एकता प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय जाता है किसको, इल्तुतमिश को। तो एकता प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। सिक्के चलाने का, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का भी श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को। चांदी का टका चलाया था इसने और तांबे का जीतल। तो ये बात याद रखिएगा। प्री में इतने ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा आते भी नहीं है। दिल्ली टकसाल की स्थापना की। तो सर्वप्रथम टकसाल की स्थापना किसने की थी तो इल्तुतमिश ने किया था। फर्स्ट मकबरा, तो भारत में मकबरा का पिता के नाम से
विख्यात हैं आपके इल्तुतमिश जी। तो फर्स्ट मकबरा बनवाया था सुल्तान गढ़ी का मकबरा, जिसके अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है, उसी की याद में बनवाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मकबरे का पिता कहा जाता है इल्तुतमिश को ही। अतार कीन का किला बनवाया था राजस्थान में। तो अतार कीन का किला पूछा जा सकता है किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। विद्वानों को संरक्षण दिया था, अनेक दरबारियों को संरक्षण दिया था, उनमें से एक विद्वान थे आपके कौन, तो निजामुल मुल्क जुनैदी और मिनहाज उज सिराज, इन सभी को क्या किया था, संरक्षण दिया था। तो विद्वानों का सम्मान भी करता था। साथ में मिनहाज उज सिराज ने उसको एक उपाधि दी थी जिसका नाम है सुल्तान ए सईदी। तो सुल्तान ए सईदी की उपाधि थी मिनहाज उज सिराज ने। तो ये थे उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। अब देखते हैं उसका पूरा डिटेल वीडियो। तो प्रारंभिक जीवन हम लोगों ने देख लिया। उसका प्रारंभिक जीवन क्या था, वो एक इलवरी तुर्क हुआ करता था। तो इलवरी तुर्क मारा जाता था। इराम खां उसके पिता थे, जो कि इल्तुतमिश बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान माना जाता था। साथ में उसने क्या किया था, तो साथ में उसने जब मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ करता था तो उसमें ऐबक के साथ ये भी जाया करता था और युद्धों में अपनी सेना, अपनी साहस का परिचय देता था। तो इसी के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1205 से 1206 के बीच में ही क्या किया था, इसको दादशाह से मुक्त कर दिया था। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखते हैं कठिनाइयाँ और संघर्ष के बारे में। तो सिंहासन पर बैठते ही इसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कौन कौन से संघर्ष करने पड़े, किससे किससे युद्ध लड़ना पड़ा, तो इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ऐबक एक आरक्षित सिंहासन और छोटा सा राज्य प्राप्त किया था। तो ऐबक का काल ही 4 साल का था मात्र। तो 4 साल में वो क्या कर सकता था, जब काल ही छोटा है तो वो कितना सुरक्षित कर सकता है किसी चीज़ को। तो ऐबक का समय काल बहुत छोटा होने के हिसाब से क्या था, आरक्षित सिंहासन और छोटा सा राज्य प्राप्त हुआ था उसको। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी, आर्थिक रूप से बहुत ही छिन्न भिन्न हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आराम शाह को समाप्त करके। तो आराम शाह को इसने हटाया और दिल्ली में एकत्रित कुछ कुतबी और मुइज्जी, तो कुतबी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, मुइज्जी यानी कि गोरी के हिसाब से मोहम्मद गोरी, तुर्क सरदारों के विद्रोह को दबाकर राज्य प्राप्त किया। तो इसने इन सभी को दबाया, किसको, कुतबी को और मुइज्जी को, इनको दबाकर साथ में आराम शाह को गद्दी से हटाकर इसने गद्दी प्राप्त किया। तो एक संघर्ष ये हुआ। साथ में गजनी के शासक यल्दौज के साथ संघर्ष किया, युद्ध किया, फिर उसको गजनी प्राप्त हुआ। ख्वारिज्म शाह के दबाव से भी इसको भय था, इसको भी इन्होंने दबाने की कोशिश की। नेक्स्ट है मंगोल का आक्रमण भय। तो मंगोल आक्रमण का भय था, चंगेज खान ने आक्रमण किया था मांगबरनी पर, उसको पूरा का पूरा खदेड़ कर सिंधु तक पहुंचाया था। लेकिन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए उसको सहायता देने से मना कर दिया था। तो इसके बारे में अच्छे से भी देखेंगे। साथ में और कठिनाई क्या था, हिंदू राजपूत शासक का विद्रोह, क्योंकि हिंदू जो राजपूत थे वो इल्तुतमिश के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या हुए, अपने स्वायत्त राज्यों की स्थापना कर चुके थे कहीं कहीं स्थानों पर। तो उनको भी दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किसने, इल्तुतमिश ने। बंगाल की समस्या, तो बंगाल में उस समय अली मर्दान ने राज्य का स्वतंत्र राज्य बना लिया था। तो स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। तो इसकी भी एक समस्या हो गई थी। कुवाचा के साथ संघर्ष इसका हुआ, तो कुवाचा के साथ भी इसका संघर्ष हुआ, इसने इसको निपटाया। तो इसके बारे में ये आपका संघर्ष था, कठिनाइयाँ क्या थी उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं। अब उसका निदान कैसे किया, तो एक एक करके देखते हैं धीरे से। तो समस्याओं का निदान कह सकते हैं या उसके कार्य क्या थे, तो इसके बारे में भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। तो तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 गुलाम सरदारों का एक गुट हुआ करता था। 40 गुलाम अमीर सरदारों का एक गुट हुआ करता था जिसे कहा जाता था तुर्कान ए चहलगानी। तो प्रारंभ में ही कुतबी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क होते थे, और 40 अमीर के दल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार और मुइज्जी यानी कि मोहम्मद गोरी के समय के सरदार ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठते ही उसका विरोध किया। तो जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा उसी समय उसका विरोध किया गया और इल्तुतमिश ने क्या किया, उसके विद्रोह को समाप्त किया, परंतु उन पर कभी विश्वास नहीं किया।
समाप्त तो कर दिया उनके विद्रोह को, लेकिन उन पर पूर्णतः कभी विश्वास नहीं किया। इस कारण से उसने क्या किया, गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। तो तुर्कान ए चहलगानी इसलिए बनाया था इन सबको समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यल्दौज का दमन कैसे किया। तो यल्दौज का, क्योंकि उस समय गजनी का शासक हुआ करता था यल्दौज, तो 1215 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह के पराजय। तो 1215 ईस्वी में क्या हुआ, यल्दौज ख्वारिज़्म शाह से पराजित होकर भागकर वापस कहाँ आया, लाहौर भागकर आया और उस पर अधिकार किया और उसने थानेश्वर तक के पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। तो उस समय वहाँ तक इसने अधिकार किया। फिर इल्तुतमिश की निगाह वहाँ पर जाती है। उसने क्या किया, उसने दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना दावा स्थापित करने का कोशिश किया। यल्दौज जब ख्वारिज़्म शाह से पराजित होकर भागकर पंजाब तक आया और थानेश्वर तक उसने अपना अधिकार किया, फिर उसका मन ये बना कि हम दिल्ली पर भी अपना शासन का दावा करते हैं, अधिकार का। लेकिन उधर से इल्तुतमिश ने 1215 से 1216 ईस्वी में ही क्या कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया, जो कि तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये था तराइन का थर्ड युद्ध, जो कि 1215 से 16 के बीच में हुआ। किसके बीच, यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। तो ध्यान रखिएगा, यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच होता है और इल्तुतमिश की इसमें जीत होती है। यल्दौज को कैद करके बदायूं भेज दिया गया और वहीं पर उसका क्या गया, वध कर दिया गया। तो उसका मकबरा भी वहीं बदायूं में ही है यल्दौज का, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, मंगोल आक्रमण के भय से मुक्ति। मंगोल आक्रमण के भय से कैसे मुक्ति मिली, तो देख लेते हैं। कैसे अपनी कूटनीति का प्रयोग करके इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने दिल्ली राज्य को आक्रमण होने से बचाया। उसकी कूटनीति का ये एक महान उदाहरण है। तो देखते हैं मंगोलों के महान नेता जिनका नाम है चंगेज खां। तो मंगोलों के एक महान नेता हैं जिनका नाम चंगेज खां है। वो एक बर्बर जातीय थे। तो एक बर्बर थे, लूट मार किया करते थे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते थे। तो उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो गोबी रेगिस्तान, जो कि मंगोलिया और चीन के पास देखने को मिलेगा, प्लस एशिया के घास के मैदान से आसपास से जितने भी बर्बर जातीय थे उनका नेतृत्व करता था कौन, आपका चंगेज खां। और नेतृत्व करते करते, आक्रमण करते करते उसने चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया, पारसिया जिसको ईरान कहा जाता है, आदि पर अपने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पैरों तले इसको रौंद दिया था। आगे उसने क्या किया, फिर उसने ख्वारिज़्म शाह का संपूर्ण सम्राट नष्ट कर दिया। ख्वारिज़्म शाह जो कि पश्चिम की ओर राज किया करते थे, उनके संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट किया। और उसी के डर से उसका बड़ा पुत्र जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी भागकर भारत की ओर आया। तो उसके डर से ही जलालुद्दीन मांगबरनी जो है वो भागकर भारत की ओर आया और उसका पीछा करते हुए चंगेज खां भी आया। लेकिन सिंधु नदी तट तक उसका पीछा किया। इसके बाद चंगेज खां वहीं पर रुक गया। इसके बाद क्या हुआ, मांगबरनी ने वहाँ के और जो सीमावर्ती राज्य थे उनको क्या किया, आक्रमण किया, जीता। कुवाचा को पराजित किया, कुवाचा की शक्ति को छीण किया। ये काम मांगबरनी ने किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब चंगेज खां ने उस पर आक्रमण करने को सोचा तो मांगबरनी ने क्या किया, इल्तुतमिश से मदद मांगने की कोशिश की। तो इल्तुतमिश से मदद मांगने की कोशिश की मांगबरनी ने, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए, अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए क्या कहा, उसको सीधे सीधे सहायता देने से मना कर दिया। तो सहायता देने से मना कर दिया तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, चंगेज खां वापस चला गया और आपका मांगबरनी जो है सीमावर्ती राज्यों को जीतता हुआ, जो कि कुवाचा का लाहौर को जीता, उसने उसकी शक्ति को छीड़ किया। फिर आगे क्या किया, वहीं पर वो अपना स्थान स्थापित किया। आगे चल के क्या हुआ कि इल्तुतमिश की दूरदर्शिता एवं तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। किसने, इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके। तो ये था मंगोल आक्रमण जिसके बारे में जाना जाता है। अब देखते हैं कुवाचा की पराजय। तो कुवाचा की पराजय कैसे हुई, तो कुवाचा की पराजय इसलिए हुई क्योंकि कुवाचा की शक्ति को छीण कर चुका था कौन, मांगबरनी, जो कि वहाँ तक आ चुका था। तो कुवाचा उस समय सिंध, सागर दोआब, सरस्वती, भाटिंडा, लाहौर आदि पर क्या किया करता था, अधिकार था उसका, आदि पर राज्य किया करता था। यल्दौज के पराजय होने पर लाहौर को भी अपने अधीन कर लिया था उस समय। तो यल्दौज को पहले पराजय कर दिया था किसने, इल्तुतमिश ने। और उसके पराजय होने पर
ये लाहौर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन जब क्या हुआ, मांगबरनी आया तो उसने क्या किया, कुबाचा की शक्तियों को बहुत छीड़ किया, इसको पराजित किया। और उसी क्रम में 1217 में लाहौर को छीन लिया, किसने? मिस्र ने। इल्तुतमिश ने लाहौर को छीना 1217 में। जलालुद्दीन मांगबरनी के भारत आने पर सबसे अधिक प्रभाव किसी पर पड़ा, तो कुवाचा पर पड़ा। कुवाचा की शक्ति को उसने कम कर दिया, जिसका लाभ इल्तुतमिश ने उठाया। तो इल्तुतमिश ने इसका लाभ उठाते हुए उस पर कई राज्यों को उसके जीता, उस पर पूरा का पूरा अधिकार कर लिया। अंततः क्या हुआ, कुवाचा बहुत ही परेशान होकर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, और निराश होकर क्या किया, कुवाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। और पूर्णतः 1228 में इल्तुतमिश ने उसके शत्रुओं का पूरा नाश करके उस पर अधिकार कर लिया। ये बात याद रखिएगा, कुवाचा आत्मसमर्पण नहीं किया था, उसने आत्महत्या कर ली थी नदी में डूबकर। आगे देखते हैं बंगाल पर विजय कैसे प्राप्त किया उसने। तो बंगाल पर विजय इल्तुतमिश ने कैसे प्राप्त किया, तो उस समय बंगाल का शासक हुआ करता था अली मर्दान, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल और बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर चुका था अली मर्द खान ने, लेकिन उसकी हत्या कर दी किसने, क्योंकि वो बहुत ही अत्याचारी था। तो उसकी वध सरदारों ने ही कर दिया था तो उसके सरदारों ने उसका वध करके खिलजी शासक शिहाबुद्दीन ऐवाज को अपना शासक बनाया। किसको? शिहाबुद्दीन ऐवाज को, जिसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। लेकिन क्या हुआ, जब इल्तुतमिश पूरा का पूरा अपने पश्चिमी भाग को क्या किया, सुदृढ़ कर लिया, इसके बाद उसने बिहार और बंगाल पर आक्रमण करने को, उसको सुदृढ़ करने को विचार बनाया। इसी क्रम में इल्तुतमिश जो है वो बिहार बंगाल पर आक्रमण करता है, और जो ऐवाज था वो बिना ही युद्ध किए क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। तो ऐवाज बिना ही युद्ध किए इल्तुतमिश को आत्मसमर्पण कर देता है, और आत्मसमर्पण करने के बाद इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार मनिक जानी को, याद रखिएगा, मनिक जानी को बनाकर वापस लौटाता है दिल्ली में। दिल्ली लौटने के बाद कुछ ही समय के बाद फिर ऐवाज क्या होता है, मनिक जानी को हटाकर फिर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब इल्तुतमिश को पता चला कि उसने पुनः क्या किया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया है, तो उसने अपने पुत्र, जिसका नाम नसरुद्दीन महमूद था, उसको आक्रमण करने के लिए भेजा। और 1226 ईस्वी में उसने विजय को प्राप्त किया, लेकिन मात्र 2 ही वर्ष के अंदर में उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उसके पुत्र की मृत्यु होती है, उसने क्या हुआ, पुत्र के मृत्यु के बाद एक अन्य शासक जिसका नाम लक्का खलजी था, उसने पुनः गद्दी पर प्राप्त कर लिया और पुनः गद्दी पर बैठ गया। अब इसको दबाने के लिए, क्योंकि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसको दबाने के लिए स्वयं इल्तुतमिश 1229 में इस पर आक्रमण करता है, इसको पूरी तरह से समाप्त कर बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लेता है। आगे देखते हैं राजपूत और हिंदू राजाओं के साथ कैसे संघर्ष हुआ, इसके बारे में देते हैं, उसका क्या क्या अभियान हुआ। तो उसने हिंदू शासकों के प्रति दृढ़ और आक्रमणकारी नीति अपनाई। तो हिंदू राजाओं के प्रति उसने दृढ़ और आक्रमणकारी नीति अपनाई। मुख्यतः उसने तुर्की राज्य से छीने गए स्थानों का पुनः जीतने और अपने प्रदेशों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। किसने? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम ने 1226 में रणथंभौर को जीता। तो 1226 में रणथंभौर को जीता। 1228 में और 29 में जालौर के शासक उदय सिंह को परास्त किया। उदय सिंह ने आत्मसमर्पण किया और उसको वार्षिक वेतन या वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया गया। बयाना, थंगीर, अजमेर, नागौर और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी जीता इल्तुतमिश ने। साथ में 1231 में ग्वालियर को विजय किया। दोआब में इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटेह आदि सभी को विजित किया। तो ये सभी थे उसके विजय के, जो उन्होंने पूरा का पूरा हिंदू राज्यों को विजय किया था। लेकिन चालुक्यों के शासकों को उसने परास्त नहीं कर पाया था, कुछ उसकी कमियां भी थीं। आगे देखते हैं इल्तुतमिश के मूल्यांकन के बारे में, उसका चरित्र क्या था उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके कार्य के बारे में देख लिया, उसने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त किया, उसकी कठिनाइयाँ क्या थी, उसके प्रारंभिक जीवन क्या थे। अब उसके मूल्यांकन के बारे में देखते हैं इल्तुतमिश के। कल हम लोग
इल्तुतमिश का शासन प्रशासन देखें, जिसमें हम लोग एकता व्यवस्था को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एकता व्यवस्था, तो उसके बारे में हम लोग जरूर से देखेंगे। देखते हैं उसके मूल्यांकन के बारे में। तो इल्तुतमिश एक सुसभ्य धार्मिक व्यक्ति, साहसी सैनिक, अनुभवी सेनापति और योग्य शासक हुआ करता था। बहुत ही योग्य शासक माना जाता है इल्तुतमिश। वह दूरदर्शी और कूटनीति का प्रयोग करता था। तो दूरदर्शी और कूटनीति के प्रयोग से ही उसने मंगोल आक्रमण को बचाया था। मंगोल आक्रमण से उसने बचाव किया था अपने दिल्ली का। साथ में गुलामों का गुलाम होते हुए भी जिस गति से उसने उन्नति की और सुल्तान के पद को प्राप्त किया, तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी प्राप्त की, वह उसकी योग्यता का प्रमाण है। तो गुलामों का गुलाम होते हुए भी इतनी तेज़ी से उसने उन्नति की और सुल्तान के पद को प्राप्त किया खलीफा से बगदाद के, यह उसकी योग्यता का क्या है? प्रमाण है। आगे क्या है पॉइंट? वह विद्वानों और योग्य व्यक्तियों को क्या करता था? सम्मान किया करता था। उसने उसी के समकालीन विद्वान जिसका नाम मिनहाज उज सिराज है और मलिक तजुद्दीन को संरक्षण प्राप्त किया था, और अलग अलग अनेक महान व्यक्तियों का भी उसने क्या किया था? संरक्षण प्राप्त किया था। तो संरक्षण दिया था उनको। साथ में लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था, उसे सुंदर और वैभवपूर्ण बनाया दिल्ली को ही। दिल्ली में तालाब, मदरसे, मस्जिद और इमारतें बनवाई। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बनवाया। अतारकीन का किला बनवाया राजस्थान में। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया इसने, जिसकी नींव रखी थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। धार्मिक दृष्टि से वो कट्टर हुआ करता था। तो धार्मिक दृष्टि से कट्टर हुआ करता था। भेलसा, उज्जैन आदि हिंदू मंदिरों को उसने नष्ट करवाया था। तो ये धार्मिक कट्टरता के बारे में बताता है। उसके न्यायप्रिय शासक हुआ करता था। कहा जाता है इब्न बतूता के पुस्तक में वर्णन मिलता है जिसका नाम रेहला है। उसमें उसने वर्णन किया है क्या कि महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाया था, जिसके गले में घंटियां बांधा था उसने। और यह कहा जाता है कि उस घंटी को बजाकर कोई भी इल्तुतमिश से न्याय की मांग कर सकता था। तो ये उसके बारे में बताया जाता है। तो ये थे उसके मूल्यांकन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ में एकता व्यवस्था और जो चीज़ें हैं आपके शासन प्रशासन में उसने क्या किया, तो इसके बारे में कल देखेंगे। अब एक पॉइंट देखते हैं कि क्यों वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसके बारे में अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने क्या कहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपके प्रोफेसर हबीब उल्लाह जी कहते हैं क्या कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा तैयार किया था, क्योंकि उसके पास 4 वर्ष का ही समय मिला था, तो उसने सुदृढ़ नहीं कर सका था दिल्ली सल्तनत को। तो याद रखिएगा, हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत की सीमाओं, उसकी संप्रभुता की रूपरेखा तैयार किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए निसंदेह दिल्ली का जो प्रथम वास्तविक संस्थापक हुआ वो आपका था इल्तुतमिश। साथ में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, लाहौर को राजधानी बनाया था, इसलिए दिल्ली का संस्थापक वास्तविक नहीं माना जाता। ये पॉइंट भी एक है। साथ में दासता से वो पहले ही मुक्त हो चुका था, किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये भी एक पॉइंट है। साथ में अगला पॉइंट क्या है कि उसने दिल्ली के शासकों के जो वंशज आए, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उसको वंशानुगत किया। ये उसका नेक्स्ट पॉइंट है। और उसने क्या किया? न्याय व्यवस्था बनाई, अलग अलग तरीके के राज्य स्थापित किए, पूरा का पूरा सुदृढ़ राज्य बनाया। तो ये भी उसके अलग पॉइंट है। तो साथ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है क्या कि निसंदेह इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी समय इसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।